हे गाइस, वेलकम टू पायल अकेडमी। पायल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आप सब बढ़िया ही होंगे। चलिए, हमारे जो पायल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर चल रहा है आर्थिक समीक्षा का जो सेशन चल रहा है, उसमें हम पंचायती राज और उसके विकास से संबंधित हमारा चल रहा था, चैप्टर 3 चल रहा था। ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा का हम सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स में देखें या मेंस में देखें, दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो हम दोनों को हम कर भी इसी हिसाब से रहे हैं कि चाहे प्रीलिम्स में पूछे या मेंस में पूछे, इवन इंटरव्यू में भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा से उठाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज का जो हमारा पहला सेशन था उसमें मैंने बताया था, इस बार मैंने क्या किया कि जितने भी सरकार की योजनाएं थी पंचायती राज और उसके विकास से संबंधित, उन योजनाओं को डायरेक्ट बताने के बजाय मैं क्वेश्चन बना के लेके आई, ताकि आपको आसानी रहे समझने में भी इस योजना से इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। आई होप आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। चलिए इसी सेशन में, इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित जितनी भी योजना हो चुकी है, उसके अलावा जो बच चुकी है उनके बारे में बात करते हैं हम। यहाँ पे है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तो मैं बार बार जब भी मैं करवाती हूँ आपको, हमेशा मैंने यही कहा है कि यहाँ पे पॉइंट आउट कर लीजिए कि आपको सही पूछा गया है कि गलत पूछा गया है। उसी के हिसाब से आगे जितने भी आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको आपको रीड करना है और सही और गलत का चयन करना है। ठीक है, स्टेटमेंट ए हमारा क्या कहता है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण तथा रखरखाव के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, तो पब्लिक को इसके नाम से ही पता है कि पब्लिक को साथ में लेके जितना भी है सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है और ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। तो मोटा मोटा अगर हम आइडिया भी लगाए इसके बारे में, इस स्टेटमेंट के बारे में, तो ये हमें करेक्ट लग रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 हमारा क्या कह रहा है कि यह योजना पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यहाँ पे इस हिसाब के वर्ड आ जाए केवल, पूर्णतः, तो ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। बाई चांस सीधा भी आ जाए कि केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है जो केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई है। ठीक है, ठीक है भाई, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई, ये तो हमें समझ में आता है, पर क्या ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई? हो सकता है योजना के नाम से तो हमें पता नहीं चल रहा कि केवल ग्रामीण क्षेत्र में हम, हो सकता है ये शहरी क्षेत्रों में भी लागू की गई हो। और ये केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है या राज्य सरकार के द्वारा इसे फंड प्रोवाइड किया जाता है, ये हमें जब तक पता नहीं होगा तब तक हम इसके बारे में नहीं जान सकते। स्टेटमेंट 3 हमारा क्या कहता है कि इस योजना के अंतर्गत कब्रिस्तान की 4 दीवारी के निर्माण के लिए 90% राशि तथा अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु 70% राशि सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। अब हमें ये नहीं पता कि सरकार और जन भागीदारी में 50-50 के अंतर्गत इसके निर्माण कार्य किए जाते हैं या सरकार 90% कब्रिस्तान के निर्माण के लिए योगदान देती है और अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 70% का योगदान देती है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट क्या होता है। तो ये स्टेटमेंट है, इसका देखिए यहाँ पे ऐसे देंगे, आपको कोड दी जाएंगे, इसमें केवल एक है, बी और सी, ए और सी, उपरोक्त सभी कौन सा है? उत्तर हमारा क्या है? सी है, ए और सी। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो बी स्टेटमेंट है ना, ये केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं है, ये पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ये आप याद कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए किसी भी योजना के बारे में, किसको फंड किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है या राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। बाकी ए और सी दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, अगर हम बाकी की जानकारी और देखें इसमें, तो क्या है कि फरवरी 2020 में पहले ये गुरु गोवलकर ग्रामीण भागीदारी विकास योजना थी, अब इसको नाम परिवर्तित करके इसका महात्मा गांधी, ये देखिए महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका नाम परिवर्तित करके बाय चांस ये कह दिया जाए कि गुरु गोवलकर ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना उसका परिवर्तित नाम है, तो हम ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होगा। राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। यहाँ पे ये पॉइंट आउट करने की जरूरत है कि जो टीएसपी एरिया है उसमें 80% योगदान राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है,
80% योगदान चाहे वो कब्रिस्तान के निर्माण के लिए हो या फिर क्या है अन्य सामुदायिक परिसंपत्ति है उनके निर्माण के लिए हो। कब्रिस्तान के निर्माण के लिए तो 90% दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों में जहाँ 70% था अन्य की जगह पे, जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखिए अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण है तो 70% राशि सरकार द्वारा है। तो यहाँ पे अगर टीएसपी एरिया अपना तो वहाँ पे 80% सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। शेष राशि का संकलन जनता द्वारा किया जाएगा। तभी तो हुई ना जन भागीदारी से, जन भागीदारी, पब्लिक यहाँ पे अपना पैसा लगाएगी, जो हमारे भामाशाह होते हैं वो यहाँ पे अपना पैसा लगा देंगे। ठीक है, चलिए आई होप ये आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। राज्य के षष्ठम वित्त आयोग के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व से क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य किस अनुपात में राशि वितरण की जाती है। ये आरपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है, डायरेक्ट जो का त्यों आएगा, मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, 25-75 में, 20-80 में, 75-25, 70-30। तो हमें पता होना चाहिए कि 75-25 में है। उत्तर हमारा सी हो गया। ठीक है, ये तो आप याद कर लीजिए। षष्ठम वित्त आयोग ने क्या कहा कि हमारी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको तो 75% दिया जाएगा और जो हमारे नगरीय स्थानीय निकाय है इनको 24.90 है। ठीक है ना, तो इसका एक तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, 75-25 है तो यहाँ फिर 24.90 ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे देखिए मैंने बताया आपको कि आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का ये क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। इंपॉर्टेंट है, आप तो याद ही कर लीजिए इसको। ठीक है ना, स्वयं के शुद्ध कर राजस्व से राज्य पंचायती राज संस्था और नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य कितना राशि वितरण करेगा, ये आ जाए तो 6.75% है। याद कर लीजिए, राज्य स्वयं के संसाधनों से पंचायती राज संस्थाएं या स्थानीय स्वशासन है उनको 6.75% हिस्से का आवंटन करेगा। इसमें भी 6.75 है ना, इसमें भी पंचायती राज संस्था नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य, ये देखिए पंचायती राज संस्थाओं को ऐसे बता रहे 6.75% है ना, इसे दो भागों में बांटा जाएगा, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को तो 75.10% का और जो हमारी नगरीय स्थानीय निकाय है उनको 24.90 के अनुपात में कौन सी जनगणना के आधार पर, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वितरण कराया जाएगा। ठीक है, अब आयोग के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के मध्य राशि के वितरण, अब यहाँ पे तो पंचायती राज संस्थाओं को 75.10% कर तो दिया। अब इसमें भी हमें पता होता है कि 3 भागों में हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, हम जिला परिषद हो गई, हमारी पंचायत समिति हो गई, ग्राम पंचायत हो गई, इनमें कैसे वितरण करेंगे। तो इनमें जो 75.10% है इनका वितरण ऐसे कर दिया कि हमारी जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत, उसको तो 75% दिया जाएगा। ठीक है, और जो हमारा पंचायत समिति मध्य का होता है उसको 20% दिया जाएगा और जो ऊपर के लेवल का जिला परिषद होता है उसको कितना दिया जाएगा, 5% दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अनुदान के 55% राशि का उपयोग मूलभूत और विकास कार्यों के लिए, 40% राशि का उपयोग राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता योजनाओं को लागू करने के लिए और शेष 5% राशि का विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाएगा। ठीक है, ये पूछने के चांसेस नहीं है, फिर भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जब मूलभूत और विकास कार्यों के लिए दिया जाएगा 55% सबसे ज्यादा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय वित्त आयोग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त अनुदान के उपयोग हेतु कार्यकारी एजेंसी किसे अधिकृत किया गया है। मोस्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ग्राम सभा को, पंचायत समिति को, जिला परिषद या ग्राम पंचायत को। तो यहाँ पे हमें पता है कि कार्यकारी एजेंसी हमारी ग्राम पंचायतें होती है। ठीक है ना, ग्राम पंचायतें कार्यकारी एजेंसी होती है और जो हमें ऊपर कहते हैं ना पर्यवेक्षण और प्रबंधन के मूल्यांकन के लिए क्या होता है, जिला परिषद और पंचायत समिति हमारी काम करती है। और जो ग्राउंड लेवल पे वर्क का काम कौन करती है, हमारी पंचायत, वो ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हमारा 15वां वित्त आयोग कौन सा है ये भी हम देख ले, कि अनके सिंघा उनके अध्यक्षता में बना हुआ था हमारा 15वां वित्त आयोग, और इसकी अवधि कितनी थी ये भी पूछा जा सकता है, किसके अध्यक्षता में बना हुआ था 15वां वित्त आयोग, अनके सिंह की अध्यक्षता में, और इसके कार्य अवधि कितनी थी 2020-21 से 24-25 तक 5 साल होती है। ठीक है ना, 5 वर्ष होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वविक जिला विकास योजना, ये मैं आपको बता दूं कि उसमें दिया हुआ स्वविक जिला विकास योजना, तो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा कि स्वविक जिला विकास योजना है, इसके लागू कब किया गया था। तो ठीक है, इसको लागू 2005-6 में किया गया था। आप तो इतना याद रखिए, 2005 और 6 में। है किसके लिए? स्थानीय समुदाय है, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखना है और उसके अनुसार काम करना है, ताकि न्यूनतम आवश्यकता और विद्यमान स्थिति को ध्यान में रखकर हम अपना विकास कार्य कर सके। ठीक है, पर इसके ये पूछे जाने के बजाय बस सीधा सीधा ये पूछा जाएगा कि स्वविक जिला विकास योजना कब लागू की गई? 2005-6 में लागू की गई। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन तो सरकार का मिशन जो नए फ्लैगशिप योजनाएं हैं, तो उसके निम्नलिखित कदम पर विचार करते हुए, कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुन करना है हमें, सही उत्तर देखना है हमें। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये हमारा क्या कहता है कि इस मिशन का द्वितीय चरण, ठीक है, वर्ष 2020-21 से प्रारंभ किया गया तथा, तथ्य नहीं है यहाँ तथा इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के माध्यम से गांव को ODF प्लस बनाना है। ठीक है, ODF तो हमने घोषित कर दिया, ये हमें भी पता है कि अधिकतर जो हमारे ग्राम है वो ODF घोषित किए जा चुके हैं। अब ODF तो घोषित करने से रहे, तो यहाँ पे हम दिमाग लगा सकते हैं कि द्वितीय चरण है, इसका काम का है ODF प्लस घोषित करना। ODF प्लस में क्या होता है? ठोस और तरल उसका कचरा प्रबंधन करना है, वो ODF प्लस कहलाता है। ठीक है, कथन बी क्या है कि इस मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु 12,000 तक की राशि, 12,000 दिए जाते हैं, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है ना, 12,000 तक की राशि। ये भी पूछा जा सकता है कि इस योजना के अंतर्गत 12,000 की राशि शौचालय निर्माण हेतु दिया जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। केवल BPL परिवारों को दी जाती है क्या? ये आप सोचने वाली बात है कि केवल BPL को ही दी जाती है या औरों को भी दी जाती है। यहाँ पे मैं ये बता दूं आपको कि ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ केवल BPL को नहीं दी जाती, APL हो गया, लघु सीमांत किसान हो गए, उनको भी दी जाती है, वो हम अपने एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे अपना। ठीक है ना। कथन सी क्या कहता है कि ग्राम पंचायत द्वारा 3 लाख की लागत से सामुदायिक स्वच्छता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ग्राम पंचायत क्या करते हैं? 3 लाख की लागत से सामुदायिक स्वच्छता केंद्र का निर्माण करते हैं, ताकि जो हमारे जो विकलांग लोग हैं उनके अकॉर्डिंग सामुदायिक स्वच्छता केंद्रों का निर्माण किया जा सके। ये देखिए कोड क्या है? केवल एक है, केवल B और C, A और C, उपरोक्त सभी उत्तर है हमारा A और C। क्यों? हमने कह दिया था ना उसमें कि केवल BPL के लिए नहीं, इसमें BPL परिवारों के अतिरिक्त कौन कौन से आते हैं? चिन्हित गरीबी रेखा के ऊपर के परिवार जिन्हें APL कहा जाता है वो भी आएंगे। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु सीमांत किसान हैं वो भी आएंगे। भूमिहीन मजदूर है, शारीरिक रूप से विकलांग है, महिला मुखिया वाले परिवार हैं, उनको भी राशि दी जाएगी। ठीक है ना। तो केवल BPL वाली बात है वो हमारी गलत हो जाती है इसमें। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि बौद्धिक संपदा अधिकार पहल के अंतर्गत ग्रामीण गिर कृषि विकास अभिकरण, जिसे हम रूडा बोलते हैं, निम्नलिखित में किसके लिए भौगोलिक संकेतक पंजीकरण प्राप्त किया जा रहा है? भौगोलिक संकेतक किसे कहते हैं? कि मान लो किसी विशेष एरिया में कोई चीज बन रही है कि उस प्रकार की चीज किसी अन्य एरिया में नहीं मिल रही है, तो उस चीज को उस एरिया के लिए उसे भौगोलिक संकेतक प्रदान कर दिया जाता है। फोकन पोट्री है, ब्लू पोट्री है, कोटाडोरिया है, संगनेरी प्रिंट है या बगरू प्रिंट है। ठीक है, तो इसमें देखिए कूट 1 और 2, 1 3 4, 3 4 5, उपरोक्त सभी, तो ये हमें पता होना चाहिए कि सबको है ना वो भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जा सकता है। याद कर लीजिए, ये तो सीधा सीधे पूछा जाएगा। और सीधे सीधे ये भी आता है GI टैग राज्य में किस किस को दिए जा चुके हैं, तो ये तो हमारे जैसे इकोनॉमिक सर्वे में दिए हुए, तो वो मैंने बता दिए कि इन्हें को दिए गए हम, बाकी और भी है तो उनको भी दिए गए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि किस किस को हमारे राज्य में GI टैग मिल चुका है ना। तो इतना तो याद कर लीजिए कि पोकन पोट्री, ब्लू पोट्री, दोनों पोट्री आ गई अपनी, कोटाडोरिया हो गई, संगनेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट, इनको GI टैग दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन रूडा का ही है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण गिर कृषि विकास अभिकरण रूडा के 3 उप क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल आता है। अब रूडा किस किस के लिए काम करता है? रूडा एक संस्था है, नाम से पता चल रहा है कि ग्रामीण गिर कृषि विकास अभिकरण। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये RPSC की तरफ पूछा गया है, RS प्रीलिम्स में पेपर आया है,
तो उसमें पूछा है कि रूडा के निम्नलिखित में कौन से काम है, तो रूडा के काम है उसमें ये पूछा कि इसमें रूडा का काम क्या है, कृषि क्षेत्र से संबंधित विकास कार्य है उनको बढ़ावा देना। यहाँ पे हमें याद रखना है कि नाम से ही पता है रूडा का काम क्या है, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। गैर कृषि है तो मतलब कृषि से को छोड़ के बाकी जितने भी काम है ना, कृषि को छोड़कर बाकी जितने भी काम है इसको वो रूडा के द्वारा किए जाते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट हमसे ये भी पूछा जा सकता है। फिर एक स्टेटमेंट ये था कि रूडा के 3 उपक्षेत्रों में कौन कौन से उपक्षेत्र शामिल है, तो चमड़ा है, ऊन और वस्त्र, लघु खनिज या लघु वनोपज। लघु वनोपज इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। यहाँ पे देखिए ये नहीं है पूछा है, ठीक है ना, ऐसे नहीं पूछा कि कौन कौन से शामिल है। पर अगर स्टेटमेंट अगर हमारा आएगा तो उसमें ये पूछेंगे कि रूडा के काम के अंतर्गत चमड़ा, ऊन, वस्त्र और लघु खनिज शामिल है, तो वो हमें वहां पे पता होना चाहिए, ठीक है। चमड़ा, ऊन, वस्त्र और लघु खनिज रूडा के 3 उपक्षेत्रों के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। और रूडा की स्थापना कब हुई, एक स्टेटमेंट ये भी पूछा जा सकता है, तो 1995 में हुई थी। स्वतंत्र अभिकरण के रूप में रूडा की स्थापना की गई थी राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। ये सीधे सीधे स्टेटमेंट पूछा जाएगा, आरपीसी के द्वारा ये पूछा जा चुका है। तो रूडा उनका फेवरेट क्वेश्चन है, रूडा हो गया, राज्य वित्त आयोग हो गया, तो राशि को हो गया, तो इन संस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन आरपीसी पूछती रही है, ठीक है। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। पहला तो गैर कृषि कार्य से संबंधित काम करती है, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके 3 उपक्षेत्र है, कौन कौन से, चमड़ा, ऊन, वस्त्र और लघु खनिज, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पंचायत समिति को उत्कृष्ट कार्य हेतु दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 से पुरस्कृत किया गया। जो भी पंचायत समिति है अच्छा काम करती है उसको भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है, प्रत्येक पंचायती दिवस पे पंचायती राज दिवस होता है 24 अप्रैल को होता है, तब इनको क्या किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है जो अच्छा काम करते हैं, ताकि उनको बढ़ावा मिले। हर वो होता है ना कि एक प्रोत्साहन अगर किसी को मिलना है तो वो उस क्षेत्र में अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे किसको मिला है, मंडोर को, अनूपगढ़ को, चिड़ावा को या छत्तरगढ़ को, तो यहाँ पे चिड़ावा झुंझुनू का है ना, उसको क्या हुआ कि पंचायत समिति के उत्कृष्ट काम के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाले के एक जिला परिषद को, उसमें क्या क्या, एक तो जिला परिषद लेंगे, 2 पंचायत समितियां लेंगे, ठीक है, और 5 ग्राम पंचायत लेंगे। उनको 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। 2021 का किस किस को दिया, तो जिला परिषद तो कोटा, ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में किस जिला परिषद को पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है, तो जिला परिषद तो कोटा हो गई। पंचायत समिति 2, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि 2 पंचायत समितियों को दिया जाता है, तो पंचायत समिति कौन कौन सी है, एक तो कोटड़ा उदयपुर की है, कोटड़ा उदयपुर की है, और चिड़ावा झुंझुनू की है। उसके दोनों ही पूछ ले, उसके एक भी पूछ ले, ठीक है। तो कोटड़ा उदयपुर की और चिड़ावा झुंझुनू को पुरस्कार दिया गया है, और जिला परिषद कौन सी है, कोटा को दिया गया है। नानाजी देशमुख, इसके अलावा 24 अप्रैल को पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के अलावा अन्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जिसमें नानाजी देशमुख का राष्ट्र के गौरव नहीं है, राष्ट्रीय गौरव है, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम सभा में उत्कृष्ट आयोजन अगर कराते हैं ना ग्राम सभा का, तब उस पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2021 में ग्राम पंचायत भोजासर को दिया गया है, ठीक है ना। ये तो पंचायत समिति झुंझुनू में पड़ती है, उसका दिया गया है, पंचायत समिति झुंझुनू जिला परिषद झुंझुनू के अंतर्गत आती है। ग्राम पंचायत भोजासर याद रखिए आप तो, ठीक है ना, भोजासर को दिया जाता है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ठीक है। बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार किसको दिया गया, तो वर्ष 2021 हेतु ग्राम पंचायत मुंडा को, मुंडा नहीं है ये मेंढा है, ठीक है ना, ये टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे मुंडा नहीं है, मेंढा को दिया गया है, मेंढा को पुरस्कृत किया गया। इसमें 15 लाख की राशि, 5 लाख की राशि, 15 नहीं है ये, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे टाइपिंग एरर यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। 5 लाख की राशि से पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार है, यहाँ पे ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, यह पुरस्कार वर्ष 2019 से शुरू किया गया।
बाई चांस पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार सरकार के द्वारा कब आरंभ किया गया, तो 2019 में ही आरंभ किया। 2021 में ग्राम पंचायत अड़वड़ को जिला नागौर में पड़ती है ये, तो उसको दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद होना चाहिए कि नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार तो हमारे किसको दिया गया है, भोजा सर को दिया गया है। ठीक है, बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार किसको दिया गया है, मेंढा को दिया गया है। और ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार अड़वड़ को दिया गया है। ठीक है, बाकी राशि कितनी दी गई, किसको दी गई, ये कौन से जिले में पड़ता है ये कोई नहीं पूछता, कौन सा गांव है, कौन सी ग्राम पंचायत को दिया गया है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन आईआरपीसी के द्वारा बार बार पूछा गया कि स्मार्ट विलेज योजना कब शुरू की गई, सीधा सीधा पूछती है 2017-18, 18-19, 16-17, 19-20, तो उत्तर है 2017-18 में शुरू की गई थी। सरकार ने क्या किया कि स्मार्ट विलेज 3000 से अधिक जनसंख्या वाले जो भी गांव है ना, सरकार ने कहा कि उनको इस हिसाब से हम डेवलप करें कि वो स्मार्ट तरीके से, नाम से पता चलता है स्मार्ट विलेज, स्मार्ट जो सिटी है उसके हिसाब से स्मार्ट विलेज भी डेवलप करे, ताकि लोगों का जो पलायन है शहरों की तरफ बढ़ता जा रहा है वो कम किया जा सके और लोगों को आधारभूत सुविधाएं उनके ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो वहां पे ग्रामीण क्षेत्र पर ही अवेलेबल हो सके। तो 3000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँव का चयन करके शहरी क्षेत्र जैसी सुविधाओं का विकास करना है। इसमें कितने गाँव का चयन किया गया, 3275 गांव का चयन किया गया। ये भी पूछा जा सकता है 3275 गांव का चयन किया गया स्मार्ट विलेज योजना के अंतर्गत, तो ये हमें पता होना चाहिए 3275। मुख्यमंत्री जिला नवाचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी सरकार ने शुरू किया है तो इसके पूछे जाने के बहुत चांसेस है और इकोनॉमिक सर्वे में भी दी गई है, तो ये पूछा जा सकता है। जिला नवाचार निधि योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो एक तो स्टेटमेंट है कि बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की गई। अब हमें नहीं पता है कि इसके 21-22 में घोषणा की गई या पहले के, हालांकि हमें ये पता है कि अभी ये घोषित हुई थी, तो अभी की चर्चा में रही थी। कथन बी क्या है कि राज्य के चयनित जिलों में जिला कलेक्टर को स्थानीय आवश्यकताओं हेतु नवाचार हेतु अधिकृत किया गया। जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया, ग्राम पंचायत को अधिकृत है या पंचायत समितियों को किसको अधिकृत किया गया ये हमें नहीं पता है। चयनित जिले है या राज्य के संपूर्ण जिले ये भी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, ये पूछा जाता है। एक तो जैसे कोट 1, 2, 3, 4, केवल 1, केवल 2, इस हिसाब से भी पूछा जा सकता है। और एक क्या होता है कि 2 स्टेटमेंट दे देती है आरपी से, फिर ऐसे पूछती है कि कथन ए सही है और कथन बी गलत है, कथन ए गलत है और कथन बी सही है, कथन ए और बी दोनों सही है, कथन ए और बी दोनों गलत है। अब हमें नहीं पता, तो हमें पता होना चाहिए कि उत्तर 2 है हमारा, मतलब कथन ए तो गलत है पर कथन बी सही है। कथन बी में क्या है, चयनित जिलों में जिला कलेक्टर को स्थानीय आवश्यकता के अनुसार नवाचार हेतु अधिकृत किया गया है। ये बजट 2019-20 में घोषित की गई है। ठीक है, बजट 2019-20 में घोषित की गई है, तो यहाँ 21-22 लगा हुआ था ना, तो ये गलत हो गया। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इतने क्वेश्चन बनाने के बाद वो कुछ हमारे उसमें आर्टिक्स में समय कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगी तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है कि पंचायत सशक्तिकरण अभियान था ना, पंचायत सशक्तिकरण अभियान का नाम परिवर्तित करके उसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के रूप में शुरू कर दिया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में उसका नाम परिवर्तित किया गया। केंद्र राज्य का अंश देखें यहाँ पे तो 60-40 है। और दूसरी अगर बात करें हम अंबेडकर भवन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कब अंबेडकर भवन योजना है वो कब शुरू की गई, तो 2019-20 के बजट घोषणा में इसकी की गई थी। तो 2000 जैसे स्मार्ट विलेज योजना पूछी गई थी उसी हिसाब से ये भी हो सकता है कि अंबेडकर भवन योजना वो भी पूछी जाए, तो 2019-20 में घोषणा की गई थी। इस अंबेडकर भवन बनाए कहाँ जाएंगे कि नगर पालिका क्षेत्र, नगर निगम और नगर परिषद का क्षेत्र है उनको छोड़कर से सभी पंचायत समिति मुख्यालय वहां पर इनका निर्माण किया जाएगा। तो स्टेटमेंट ये भी पूछा जा सकता है कि अंबेडकर भवन है उनका निर्माण जो नगर परिषद क्षेत्र है या नगर पालिका क्षेत्र है वहां पे निर्माण किया जाएगा, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सीधी सी बात लिखी है कि सभी पंचायत समिति मुख्यालय उन पर अंबेडकर भवन का हमारा निर्माण किया जाएगा। और कब घोषणा हुई, बजट 2019-20 के अंतर्गत इसकी घोषणा हुई। ठीक है, प्रशासन गांव के संग अभियान, अभी बहुत चर्चा में रहा था प्रशासन गांव के संग अभियान, प्रशासन शहरों के संग अभियान। इनमें क्या होता है कि पूरा का पूरा प्रशासन जाता है, पब्लिक के साथ सामने जाता है और उनकी समस्याओं का
तुरंत उसी स्थान पर समाधान करने की कोशिश करता है। तो जो हमारा प्रशासन गांव के संग अभियान है, इसमें ये पूछा जा सकता है कि इसे कब शुरू किया गया था। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2021 से आरंभ हुआ था ये, 2 अक्टूबर 2021 को। प्रशासनिक विभाग कौन था इसका? राजस्व विभाग था। ये भी हमें पता होना चाहिए कि इसका प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग था। ठीक है, उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण समस्या का मौके पर समाधान करना। गांवों के संग अभियान दिया हुआ है बजट, इसमें आर्थिक समस्या में तो पूछे जाने की संभावना है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण समस्या का, जैसे मैंने बताया था कि पूरा का पूरा प्रशासन साथ में जाता है और लोगों की समस्या का त्वरित उनके स्थान पर ही समस्या का समाधान करता है। इसका कार्य क्या था, ये भी पूछा जा सकता है कि प्रशासन गांव के संग अभियान का कार्य 10 लाख पट्टा वितरण करना है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, 10 लाख पट्टा वितरण करना है, आर्थिक समीक्षा में क्लियर दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अन्य क्या क्या थे इसके लक्ष्य? तो एक तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है वो बनाना है, अगर पेयजल योजना की शिकायत का निवारण करना है, एसबीएम के थ्रू लोगों को उनकी है जो इंस्टॉलमेंट है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है उसका निवारण करना है। तो जितनी भी सरकार की योजना है उनका अगर ग्राउंड लेवल पे क्रियान्वयन नहीं हुआ है तो उनका क्रियान्वयन हाथों हाथ करना है। ठीक है, तो ये पूछा जाने की संभावना है कि 2 अक्टूबर 2021 से आरंभ हुआ था और 10 लाख पट्टा वितरण इसके अंतर्गत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सबकी योजना सबका विकास। ये भी पंचायती राज मंत्रालय का है, पंचायती राज मंत्रालय का, राज्य नहीं है, पंचायती राज मंत्रालय का है। विकेंद्रीकृत सहभागिता के लिए 2022-23 के लिए इसे शुरू किया गया था, सबकी योजना सबका विकास, ताकि लोगों को साथ में लेकर विकेंद्रीकृत सहभागिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र पर विकास कार्य को क्रियान्वित किया जा सके। इसका अनुमोदन कौन करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम सभा के द्वारा इसका अनुमोदन किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा अनुमोदन किया जाएगा? ग्राम सभा के द्वारा इसका अनुमोदन किया जाएगा। अब पंचायती राज के बारे में हमने बात तो कर ली, पंचायती राज क्या है हमारा, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी जो आर्थिक समीक्षा है उसमें दिया था। बाकी डिटेल्स है हमारी जो पॉलिटी की क्लासेज है उसमें आपको कराया जा चुका है इसके बारे में। तो राजस्थान में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ये हम बता दें। अभी हम जैसे पढ़ ही रहे थे तो उसमें बताया था ना कि पहले ग्राम पंचायत होती है, फिर पंचायत समिति होती है और फिर जिला परिषद होती है थर्ड लेवल पे। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है। तो ये स्टेटमेंट सीधे भी हो सकता है, क्या पता, कई बार आरपीसी सीधे सीधे क्वेश्चन इतना पूछते कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है, तो बिल्कुल ठीक है। सर्वप्रथम नागौर में ये पूछा जाता है आरपीसी के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को प्रारंभ किया गया। तो हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका शुभारंभ हमारे नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ठीक है, दिनांक 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया कब? 24 अप्रैल 1993 को, तभी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियां और अधिक जिम्मेदारियों के महत्वपूर्ण मुद्दे समाहित आए हैं। तो 243 जी वैसे तो हो सकता है हम पढ़े नहीं, पर आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है 243 जी के तहत पंचायतों को शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी दी गई, तो ये हमें पता होना चाहिए। संवैधानिक संशोधनों के क्रम में अगर हम देखें तो पंचायती राज अधिनियम 1953 पहले राजस्थान में चल रहा था। पंचायती राज प्रत्येक राज्य का पहले क्या था कि 73वां संविधान संशोधन होने से पहले क्या था कि प्रत्येक राज्य ने अपने अपने पंचायती राज अधिनियम बना रखे थे। उसके अकॉर्डिंग किसी राज्य ने तो क्या किया, पंचायती राज संस्थाओं को गठन कर लिया, किसी ने नहीं किया। तो सरकार ने क्या किया कि संपूर्ण देश में एक रूपता लाने के लिए और पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए उसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दे दिया, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1953 चल रहा था वो विस्थापित होकर 1994 में हमारा राजस्थान में 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया। ठीक है, पंचायती राज नियम है जो 1996 के है, ये हमें पता होना चाहिए। पैसा बोलते ना, पैसा एक्ट, जो हमारे ट्राइबल एरिया है वहां पे क्या है कि जैसे हम पंचायती राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अगर पूर्णतः लागू नहीं कर पाते तो सरकार क्या करती है कि उनको कुछ विशेष अधिकार देते हुए वहां पे पैसा नियम को लागू करती है। ठीक है, अब पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जैसे ये तो हम बार बार पढ़ ही रही है कि पहले ग्राम पंचायत होती है, पहला लेवल होता है ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत प्रथम स्तर का निर्वाचित निकाय है,
ये सीधा सीधा पूछती है आरपीसी, बहुत सिंपल सी चीज है, हमें लग रहा है कि यार इसमें तो क्या ही क्वेश्चन आएगा, पर ये आरपीसी की तरह सीधी लाइन ये उठाई जाएगी कि ग्राम पंचायत प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय है, तो हाँ बिल्कुल ठीक होना चाहिए। लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है जो विशिष्ट उत्तरदायित्व के स्थानीय सरकार है। ग्राम पंचायत के बनते ग्राम सभा गांव के संपूर्ण नागरिकों की सामान्य सभा है। ठीक है, ग्राम सभा क्या है ये भी पूछ लेती है। ठीक है, तो ग्राम के संपूर्ण नागरिकों की सामान्य सभा है। पंचायत समिति क्या है? पंचायत समिति एक स्थानीय निकाय है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में। 3 लेवल होते हैं, पहले ग्राम पंचायत होगी नीचे के लेवल पर, उसके बीच के लेवल पर ब्लॉक लेवल पर कौन से होते हैं? पंचायत समिति, और जिला परिषद हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। ये ग्रामीण आबादी के लिए आवश्यक सेवाएं सुविधा प्रदान करने के लिए जिला स्तर की स्थानीय निकाय। तभी तो ये कहा ना, ग्राम पंचायत है वो तो क्रियान्वयन की इकाई है, जितनी भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कौन करता है? हमारा ग्राम पंचायत करती है। और पंचायत समिति और जिला परिषद इनका क्रियान्वयन हो पाया कि नहीं हो पाया, इसके बारे में मैनेजमेंट का काम हमारा किसका है? पंचायत समिति और जिला परिषद का है। थैंक यू गाइस, आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे नेक्स्ट सेशन है उसमें हम इसका पंचायती राज का जो हमारा काम जो हो चैप्टर है वो खत्म हो गया। औद्योगिक विकास से संबंधित राज्य में क्या क्या स्थिति रही है, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा सेशन है उसमें देखेंगे। थैंक यू।